रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। यूपी के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर व राज्यसभा सदस्य पंडित दिनेश शर्मा ने कहा कि पहलगाम में हुए नरसंहार की घटना को पीएम मोदी ने बेहद गंभीरता से लिया है। जल्द ही वह ऐसा कुछ करेंगे जो पूर्णतः अप्रत्याशित होगा। जहां तक बात देश की है, तो अब भारत वह मुल्क नहीं रहा जो आतंकवादियों को ढोता था। अब घटना के बाद उन्हें निपटा ही दिया जाता है। मौजूदा समय में देश पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह गोली चलाएगा तो हम गोले चलाएंगे, वह गोला चलाएगा तो हम परमाणु बम चलाएंगे। पंडित दिनेश शर्मा ने एक कहानी सुनाते हुए पाकिस्तान को कालिया नाग की संज्ञा देते हुए कहा कि अब मोदी इसका फन कुछ लेंगे। साथ ही दिनेश शर्मा ने यह भी जोड़ दिया कि वह पीएम मोदी को भगवान श्री कृष्ण नहीं बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का हश्र वह वैसा ही करेंगे जैसा श्री कृष्ण ने कालिया नाग का किया था। पंडित दिनेश शर्मा आज पूर्व मंत्री सुनील भराला के आवास पर मीडिया से वार्ता कर रहे थे। देखिए आज आप मेरठ आए। आज कल मैं कल शाम उसमें आपके कल था संभल में, उसके पहले मध्य प्रदेश दतिया में, उसके पहले अलीगढ़, झांसी, तमाम जगहों से होता हुआ आया। और वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में जो मेरठ जिले के प्रबुद्ध लोगों ने एक बड़ी गोष्ठी रखी थी, उस पर मुझे बोलना था। आज देश की आवश्यकता है कि अपव्ययों को रोका जाए, चुनाव में पारदर्शिता लाई जाए और पूरे 5 वर्ष चुनाव ही कराते रहें और डेवलपमेंट ना हो। ये जो एक बहुत बड़ी विडंबना है, इससे हम निजात पाए, छुट्टी पाए। और इसके लिए जो एक समिति माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में बनी थी वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में, 18,000 से भी ऊपर पन्ने हैं जिसमें वो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है और 22,000 से ऊपर लोगों ने अपने मंतव्य दिए। 47 राजनीतिक दलों से परामर्श हुआ है आज, जिसमें 32 राजनीतिक दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में अपना मंतव्य दिया है। 12 वो दल हैं जिनका काम केवल विरोध है, और वो विरोध इसलिए नहीं करते, विरोध इसलिए करते कि बीजेपी कोई अच्छा काम ना करने पाए। आज आचार संहिता जब जब चुनाव होते लगती है, प्रशासनिक कार्यों में बाधा होती है, बार बार इलेक्शन कराने से पुलिस को वहाँ जब डिप्यूट करना पड़ता है तो अपराधों पर नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो बाधा उसमें उत्पन्न होती है। बार बार जब चुनाव होता है तो जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी चुनाव कामों में लगते हैं, जिससे प्रगति के जो काम है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो बाधित होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जैसे वक्फ अधिनियम को लाए, ट्रिपल तलाक को लाए, उसके बाद उन्होंने धारा 370 के संदर्भ में किया, एक व्यापक सुधार किए हैं। उसी की कड़ी में वन नेशन वन इलेक्शन है और कल ही बहुत बड़ी घोषणा हुई है। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो जातीय जनगणना है वो सामान्य जनगणना के साथ में उसका उल्लेख करके उसको कराने का निश्चय किया है। कांग्रेस शासनकाल में सर्वे के आधार पर ये लोग जातियों को आपस में लड़ाने का और एक जिसको कहना चाहिए अव्यवहारिक तौर पे उसकी गणना का कार्य करते रहे, लेकिन बीजेपी की एक संवेदनशील और जवाबदेही सरकार है। इन्होंने एक पारदर्शिता लाने के लिए जनगणना में जाति का उल्लेख का एक विषय होगा और जब भी जनगणना पूरी होगी तो लोगों को पता चल सकेगा कौन सी जाति का कितनी संख्या है। मैं समझता हूँ ये भी एक क्रांतिकारी जातिगत जनगणना मील का पत्थर साबित करने वाला फैसला है और जातिगत जनगणना होगी, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार मांग कर रही थी, समाजवादी पार्टी भी यथावत कह रही थी। और कांग्रेस मांग कर रही थी, कह रहे आप, जब उनके हाथ में सत्ता थी तो उन्होंने किया नहीं, और जब करने की कोशिश में दबाव पड़ा 1983 में ही चुनाव आयोग ने इंदिरा जी से कहा था कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को लाइए, कोई प्रस्ताव नहीं लाए। मनमोहन जी के समय सर्वे की बात आई थी, जातीय सर्वे की जी, तो इस सर्वे कोई आधार नहीं हुआ करता। ये तो जब तक आप जनगणना के माध्यम से नहीं करेंगे तब तक आप नहीं पता कर सकते। वैसे
जाति विहीन व्यवस्था एक डेवलपमेंट प्रोसेस हो, सब लोग भारतीय बने, ये हमेशा से प्राथमिकताओं में से रहता है। सरकार भी सब लोग चाहते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसका विरोध करती रही है पहले दिन से ही। नहीं, भाजपा ने कभी विरोध नहीं किया, सर्वे का विरोध जरूर किया था। ठाकुर ने कहा था कि जिसको अपनी जाति ही नहीं मालूम, वो व्यक्ति के जिस व्यक्ति ने कटाक्ष किया था, उन व्यक्ति को जवाब दिया गया। जो जाति जाति कह के लोगों को बांटना चाह रहे थे, उनसे जब उनकी जाति पूछी जाती तो वो क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए उस पर उन्होंने वो वक्तव्य सर दिया। कास्ट सेंसस के क्या लाभ होंगे? पर भीमराव अम्बेडकर और अखिलेश का सामने है, उस पर आप अब देखिए, अम्बेडकर जी को मोहरा बनाने से समाजवादी पार्टी को बचना चाहिए। वो न केवल संविधान निर्माता हैं, बल्कि बहुत सारे भारतीयों की एक तरीके से वो अति सम्मान के पात्र हैं, इसलिए उनका उपहास उड़ाने से बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि पोस्टर जिसने बनाया, जिसने एडिट किया, गलत किया, उसके खिलाफ आप एक्शन ले लें, लेकिन ना तो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट किया, ना समाजवादी पार्टी के उससे किया। वो तो एक तरीके से बीजेपी पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार आपकी, आप इसकी जांच करा लीजिए, किसने मना किया है? उनका कार्यकर्ता है, अधिकृत कार्यकर्ता है, पार्टी का पदाधिकारी है, अगर उनको उससे आपत्ति थी तो उसको पार्टी से निकाल देते, एक ट्वीट कर देते कि मुझे इससे मतलब नहीं है। जब मतलब है तभी तो आप ऐसा बोल रहे हो। मैं समझता हूँ कि लोग का झूठ भी पता चल रहा है। अब तो लोग भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं। कुछ तो ऐसे नेता हमारे हैं जो पाकिस्तान के हीरो हैं। आदरणीय राहुल जी का और आदरणीय अखिलेश जी का इस समय सबसे ज़्यादा मीडिया में कहीं चल रहा है, इंडिया में तो चल नहीं रहा है। जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान में चल रहा है। तो दोनों पाकिस्तान के हीरो इन्हें बता रहे हैं। नहीं, वहाँ पे चल रहा है इनका बहुत ज़्यादा वीडियो। अब वो वीडियो क्यों चल रहा है ये तो आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन हम भारत के हैं और भारत का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके लिए हम कानून भी बना रहे, नियम भी बना रहे, पार्टी कार्य कर रही है। और जो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध हैं वो जग जा ही रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इस समय हमको मतभेदों को भूलकर सभी राजनीतिक दलों के लिए मैं कहूँगा भारत के साथ खड़े होने का समय है। इस समय पाकिस्तान के ऐसा कोई शब्द मत बोलिए जो पाकिस्तान की मीडिया की हेडलाइन पर है। अच्छा सर, आपने पार्टी ने पाकिस्तान का समर्थन दिया है, कह रहे हैं कि जो कुछ करना है सरकार करे, हम साथ में हैं। सरकार तो कर रही, पानी बंद कर दिया, वो पाकिस्तान की मीडिया की हेडलाइन पर है। अच्छा सर, आपने पार्टी ने पाकिस्तान का समर्थन आपने दिया जिक्र है, किया। कह रहे हैं कि जो कुछ करना है सरकार करे, हम साथ में हैं। सरकार तो कर रही, पानी बंद कर दिया, उनका हुक्का पानी बंद हो रहा है। और सरकार जो कर रही है वो सार्वजनिक उल्लेख थोड़ी करेगी। मोदी जी दंड देते हैं और ठीक से दंड देते हैं, ये हमेशा सबको समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की बात आपने की है, हैंडल से पाकिस्तान की भी बात कर रहे थे। आपने देखा नरेश टिकैत का बयान आया है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि पानी बंद करने का फैसला गलत है, हम तो वहाँ के भी किसानों की बात करेंगे। और अभी आप इस बात को कह रहे थे कि ऐसी चीज ना बोली जाए पाकिस्तान की हेडलाइन बने। तो ऐसे लोग जिन्हें पाकिस्तान के किसानों की चिंता है उनकी बात करें। देखिए, आपने प्रश्न भी किया, प्रश्न का जवाब भी दे दिया। आपके जवाब से लग रहा है कि आप नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी से सहमत नहीं है। आप ही ने प्रश्न किया और आप ही ने सहमत व्यक्त किए, तो इसमें मैं जवाब क्या सकता? नहीं सर, आपको क्या लगता है ऐसे बयानों के पीछे? नहीं, मुझे तो जो लगता है वो मैंने पहले बता दिया कि ऐसा कोई भी किसी भी नागरिक को, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को ऐसा कोई ना तो बयान देना चाहिए। मैं पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। बिना सर का जिससे ऐसे संक्रमण काल पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के ट्विटर शायद हैंडल अफरीदी से है। एक फोटो पोस्ट की गई थी जिसमें सर नहीं था। सर तन से जुदा था, क्या कहेंगे उसके लिए आप? अब ये तो सब जनता कह रही है। मोदी जी का के बारे में आप जितना करोगे, जनता के आक्रोश का उतना पार्ट बनोगे। सर तन से जुदा करने की जो मानसिकता से आप जितना करीब हो, आपके कार्टून से यही पता चलता है। और हर व्यक्ति को जाना है, लेकिन आपके ऐसे कार्टून बना देने से किसी के सेहत पे असर नहीं पड़ रहा है। जनता की नाराजगी का खूब भाजपा का शिकार आपको होना पड़ेगा। सर, पहलगाम हमले पर लेकर कब लगता है कि सरकार कार्रवाई करेगी, कुछ करेगी? देखिए क्या है, जनता को सरकार पर विश्वास है। अब पहले का जमाना नहीं रहा
कि तुरंत आपने गोली चला दी, बम चला दिया और सारा कुछ आपने युद्ध कर दिया। युद्ध में साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है और मैं समझता हूँ कि वैदेशिक नीति के अंतर्गत जितनी अच्छी प्रक्रिया इस समय हुई है, चारों तरफ से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। आज पेंटागन के एक रोबिन माइकल जो हैं, जो अधिकारी रहे हैं, तो उनका जो बयान है, उन्होंने तो मोबिन को ही आतंकवादी घोषित कर दिया कि लादेन से बड़ा अपराधी है। और उन्होंने जो बातें कही हैं भारत के पक्ष में, देखना चाहिए दुनिया आज भारत के पक्ष में खड़ी है। आज चाइना भी खुलकर उसके साथ। सर एक सवाल कास्ट सेंसस को लेकर और है, कास्ट सेंसस कितना लाभकारी साबित होगा और कब तक कास्ट सेंसस पूरा हो जाएगा? क्या 2027 के पहले कास्ट सेंसस हो जाएगा? भाजपा सरकार पूरे देश को एकजुट रखना चाहती है। कुंभ का जो हमारा अभी त्योहार निकला है जी, उसमें जाति गठबंधन, जातीय बंधन टूट चुके हैं। कुछ नेता हैं जो सनातन को, हिंदू धर्म को जाति जाति में खंडित करना चाहते हैं और वो ऐसे मांग कर रहे थे कि जिससे ये लगे कि बीजेपी इस प्रकार की जनगणना से विरोध में है। आप देखो 70 के पहले तक जाति जनगणना होती थी, जब भी होता था तो जाति जनगणना थी। उसके बाद से कांग्रेस ने इसको समाप्त किया, बीजेपी ने तो समाप्त नहीं किया था। अब सबने कहा लागू करना चाहिए, बीजेपी लागू कर। तो कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ये साफ हो जाएगा। बीजेपी के लिए तो जितने हैं सबके लिए काम हो जाए, सबका साथ, सबका विकास। आरक्षण पर क्या फर्क पड़ेगा इससे? मैंने कहा ना, हमारा आइडियोलॉजी बिल्कुल स्पष्ट है सरकार की, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास। उसमें हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी, अगड़ा भी, पिछड़ा। रिजर्वेशन को लेकर क्या फर्क पड़ेगा? शाहिद अफरीदी उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उनका ये कहना है कि भारत में कोई पटाखा भी फूटता तो सीधा कहते थे पाकिस्तान ने किया। अब बलूचिस्तान में कुछ भी होता हो कहते हैं भारत की सह है, सिंध प्रांत उनसे अलग हो रहा है कहते हैं भारत की सह है, तालिबान उनके वहाँ घुस के उनको मार रहा है वो कहते हैं भारत की सह है। भारत की सह काय को की? क्या लगता है हमारे यहाँ के पटाखे की बात कर रहे हैं और वो उनके वहाँ जो उनके कुशासन के कारण आज उनका ये तो मुबिन जो उनका जनरल है, थल सेना अध्यक्ष है, वो आतंकवादी है, ऐसा पाकिस्तान के पेंटागन के अधिकारियों ने बोला। तो अब उसमें कहते हैं ये भी भारत का हाथ है क्या? पूरा विश्व जान रहा है कि पाकिस्तान को आतंक की चरागाह मानता है पूरा विश्व। पीओके भारत में मिलाने का समय आ गया सर? अब ये जवाब कोई उसके लिए अधिकृत व्यक्ति होगा वही देगा। सर एक सवाल है, मिलाने का पीओके भारत में है ही है। दिनेश जी एक सवाल है कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मेरठ में है, उससे बस थोड़ी देर पहले अमेरिका के विदेश मंत्री थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री को फोन करके कहा है कि आप संयम बरतिए, हर चीज़ में पाकिस्तान से युद्ध की बात हम कीजिए। इसको आप किस रूप में देखते हैं? और अभी की बातें 1 घंटे पहले की बात है, दोनों को संयम बरतने पहली बात तो सुना नहीं बयान, जब तक बयान न सुनो तब तक उनके शब्दों पर मैं बोल नहीं सकता। और पहली बात, इसके बोलने के लिए तुम्हारे विदेश मंत्री ही अधिकृत हैं। लेकिन एक बात भारत के बारे में जो मैं जानता हूँ, भारत दुनिया की एक शक्ति बन चुका है, वो पाकिस्तान तक के तरह नहीं है। पाकिस्तान को तो हमारे 2 शहर के लोग की जो जनसंख्या है वो मिलकर ठीक कर सकती है। पाकिस्तान हमारे लिए चुनौती थोड़ी है। भारत इसमें 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की और इसके कारण से लोगों की निगाह भारत की तरफ होती है कि भारत मजबूत ना होने पाए। और पाकिस्तान मैं सोचता हूँ कि अपने जो राजनीतिज्ञ हैं और अपने एक सामाजिक अस्तित्व के अंतिम दौर पर चल रहा है। जो मिलिट्री शासन है उसके खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश है, इसलिए वो अपने पहले गृह युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान है वो भारत पे आरोप बेकार लगा रहा है। और रहा संयम की, तो संयम भारत का तो पूरा संयम ही बढ़ता है। मुंबई की घटना घटी, भारत ने संयम किया, उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमने सफ़ेद रंग का कबूतर, हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, वो सफ़ेद रंग का कबूतर उड़ाते थे। कोई बम ब्लास्ट होता था तो पता चलता था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को शांति का प्रतीक कबूतर उड़ता था। तो कबूतर तो नहीं उड़ सकता, ये मोदी युग है। अब अगर वहाँ गोली चलेगा तो यहाँ से गोला चलेगा। चुनौती है सांप्रदायिकता है, चुनौती है भ्रष्टाचार। तो इन सारी चुनौतियों को वो ठीक से हैंडल करके समाप्त कर रही है। दिनेश जी एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे सिंधु नदी का जल रोकने का डिसीजन लिया, ये प्रभावी कब से होगा? नहीं देखिए,
जो लोग कहते ना कि वो पानी ले कहाँ जाए, तो मैं सोचता हूँ कि अज्ञान है उन लोग। मोदी जी का कोई कदम बगैर जानकारी के नहीं होता है। बहुत सी पावर प्रोजेक्ट की परियोजनाएं लंबित थी बगैर पानी के, उनके डैम तैयार हैं और पानी का डाइवर्जन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, चुटकी का काम होगा और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा अगर भारत के प्रधानमंत्री चाह लेंगे तो। ठीक है, परमाणु बम वाली बात भी आई है कि अगर वो करेंगे तो हम परमाणु का इस्तेमाल करेंगे। वो कर पाएंगे कि नहीं? हमारे वहाँ दिवाली में क्या होता है कि हम लोग जब एक पुरानी सी दुकान से लाते हैं, बड़ी प्रसिद्ध थी कभी, अब उसके बाद सब कुछ चला गया, सीले हुए रखे रहते हैं, उसके बाद सजावट के लिए कि आतशबाज है, उसके बम लगते ही नहीं है। पाकिस्तान एक सीधी हुई पड़ाके की दुकान की तरह उसका वो है, उसकी तोपें दगेंगी कि नहीं, और दगेंगी तो उसके ऊपर, खुद के ऊपर दगेंगी कि किसी और पे दगेंगी। ये प्रश्न है कि बगल में भी तालिबान से वो निपटे। क्या सर 1971 से बड़ा जवाब भारत देने वाला इस बार? देखिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, एक भारत का आम नागरिक हूँ और हर भारत के आम नागरिक की इच्छा यही होती है कि वो जो हमारा शत्रु है वो उसका प्रभाव हम सब देखना चाहते हैं। अभी मैंने एक कथा सुनाई है कार्यक्रम पे, आखिर में सुना देता हूँ। मैं एक प्रवचन में गया था, उसमें कृष्ण भगवान, मैं किसी की तुलना ये ना कह दी कि मैं किसी प्रधानमंत्री की या किसी की तुलना भगवान से कर रहा हूँ। उसमें कृष्ण भगवान बचपन में खेल रहे हैं, वो विष्णु भगवान के अवतार हैं और बलराम जी शेषावतार हैं। शेषनाग, जब राम जी थे तो लक्ष्मण जी, इस प्रकार की कथानक आता है, सुना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने सुना है, सही है कि गलत है वो आपका विषय है। कृष्ण जी की गेंद जाती है और कालिया नाग है, ये पाकिस्तान के आतंकी या पाकिस्तान के आतंक फैलाने वाले लोग कालिया नाग से कम थोड़ी। वो वहाँ पर जमुना नदी में था, यहाँ ही पाकिस्तान में और पीओके में है। वो जहर से पानी को खराब कर रहा था, वो जहर से अपने आताताई जहर से वो कश्मीर को और सीमा प्रांतों को खराब कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान, ऐसा नहीं गेंद ऐसे चली, कृष्ण भगवान ने फिर जान के गेंद फेंक दी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी की तुलना किसी से नहीं कर रहा हूँ, तो मोदी जी ने पहले जान के पानी बंद किया है। और उस समय की घटना थी कि कालिया नाग को कृष्ण भगवान ने अंदर जब नागों को मारना शुरू किया तो उनकी धर्म पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मेरे पति को मत मारो। तो उनका पहले इसको जहर को अपना खत्म करना पड़ा। ऐसे ही पाकिस्तान को पहले अपना आतंकी जो जहर है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो कालिया नाग के बाद में क्या का वक्त आ गया, बोलने दो जी सर जी। फिर उन्होंने अपना जो रूप धारण किया कि कालिया नाग को कहा कि इस शर्त पे करें, पहले तू अपना जहर उगल दे और उसके बाद उसको मारते हुए ले चलूंगा। और क्या हुआ, उन्होंने दाऊ ने गोपियों को बुलाया, यशोदा माई को बुलाया, नंद बाबा को बुलाया, सारे लोग आके खड़े होके जमुना के तट पे आ गए। और जब देखा कि कृष्ण भगवान कालिया नाग को मारते हुए और बंसी बजाते हुए लातों से और उसके सर पर चढ़ के बजाते हुए आ रहे, कालिया नाग का डर खत्म कर इस पाकिस्तान रूपी आतंक के जहर को, आतंकियों को खत्म करना होगा। ये सब लोगों की इच्छा है और सब जानते हैं कि मोदी जी एक सक्षम व्यक्ति हैं। मैंने किसी की तुलना किसी भगवान से नहीं करी है, ये जान के लोगों की इच्छा है कि उसी तरीके से इसका मान मर्दन हो। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और है। आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेना को दे दी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, कैबिनेट मंत्रियों, विधायक, शाहिद मंत्री साहब, आज उन्होंने एक बयान दिया कि सेना के हाथ किसने रोक रखे थे। 40 मिनट तक आतंकी आते हैं पहलगाम में, नाम पूछते हैं, गोली मारते हैं, सुरक्षा एजेंसियां काफी सवाल तो खड़ा कर रहे हैं ना। मैं विदेश मंत्री नहीं हूँ जो इस पर अधिकृत कोई बयान हो, लेकिन सर सुरक्षा पे तो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, कहाँ थी बीएसएफ? वो बीएसएफ के पुराने समय को याद करें और आज के समय को याद करें। अब यहाँ पर आतंकवादी बम विस्फोट करके, गोली चलाकर भाग के, हैदराबाद में बिरयानी खा के, दामाद की तरह सेवा करा के पाकिस्तान जिंदा चला जाता था। अब नहीं जाता है। अब अगर आता है भूल से
और गोली चलाता है तो यही मर के कब्र में वो जहन्नुम में चला जाता है, यही दफन हो जाता है। तो ये उनके समय में अब में अंतर है। लेकिन सर जो 26-27 को मारने गए हैं वो तो नहीं पकड़े गए। क्या करिए नहीं, इस वाली घटना में तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। अब आपको थोड़ी पता होगा यहाँ 1500 लोग से पूछताछ हुई है। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।